नमस्कार विद्यार्थियों, मैं तेजपाल सर संभव एकेडमी के YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि विद्यार्थियों, हमने पहले मेरी 3 वीडियोस आ चुके हैं जिसके अंदर हमने पिट्यूटरी ग्लैंड के डिसऑर्डर के बारे में भी देखा था और पिट्यूटरी जो ग्लैंड थी उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम एक नया टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड। आज हम एक थायराइड ग्लैंड के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। तो जो ग्लैंड है वो है थायराइड ग्लैंड। इसके बारे में देखेंगे कि थायराइड जो ग्लैंड है ये कौन से हार्मोन सीक्रेट करती है और इनकी कमी हो जाए अगर आपकी बॉडीज़ के अंदर तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अगर ये एक्सेस अमाउंट के अंदर हो जाए तो ये आपकी बॉडी में क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं थायराइड ग्लैंड। थायराइड जो ग्लैंड है वो आपके जो नेक रीजन है एंटीरियर टू द फेरिंग्स होता है। ये वाला जो आपका नेक का रीजन जो होता है ये जो यहाँ पे यानी कि आपके सिचुएटेड होती है ये, ठीक है। तो अगर मैं इसके डायग्रामेटिकली अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो ये कुछ इस तरह से होती है कि इसकी जो शेप है कुछ इस तरह की शेप जो है वो देखने को मिलती है थायराइड ग्लैंड की। बेसिकली जो इसकी शेप होती है थायराइड ग्लैंड की वो बटरफ्लाई शेप होती है। अगर रियल शेप की बात की जाए तो इसकी जो शेप होती है वो बटरफ्लाई शेप होती है। और अगर इसके वेट की बात की जाए, अगर इसके वेट की बात की जाए कि इसका वेट कितना होता है तो इसका वेट होता है विद्यार्थियों 30 ग्राम। 30 ग्राम जो है इस थायराइड ग्लैंड का वेट होता है। ये ग्लैंड इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है कि ये आपकी बॉडी पे ड्रास्टिक चेंजेस कर सकती है, खासकर कि जो फीमेल होती है। आज के टाइम में जो फीमेल्स हैं उसमें 80 से 85% तक थायराइड के डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं, जिनकी वजह से उन फीमेल के अंदर हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिनकी वजह से हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं जो कि फर्दर आगे जाके फ्यूचर के अंदर जो इनफर्टिलिटी है उसको कोज कर सकते हैं। तो एक मेन कोज जो माना जाता है इस थायराइड ग्लैंड का फीमेल में इनफर्टिलिटी भी इसको एक कोज मान सकते हैं। और भी बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो फीमेल की बॉडी के अंदर ये जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो मैं बात कर रहा था इसके डायग्राम की। तो इसके डायग्राम में अगर हम देखें तो जो थायराइड ग्लैंड है इसमें ये जो बीच वाला पार्ट होता है इसको बोला जाता है इस्थमस। इसको क्या बोला जाता है? इस्थमस बोला जाता है। और ये यहाँ पे थायराइड फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे ये आपके थायराइड फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ये थायराइड फॉलिकल्स होते हैं, इनको थायराइड फॉलिकल्स बोला जाता है। और इन जो फॉलिकल्स के बीच के अंदर यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं शॉर्ट के अंदर, ये वाले जो इनको आप लोग सी सेल के नाम से जानते हैं। इनको किसके नाम से जाना जाता है? इनको बोला जाता है सी शेप, सी सेल्स बोला जाता है इनको सी सेल्स बोला जाता है। या इनका जो दूसरा नाम होता है वो होता है पैराफोलिक्यूलर सेल्स। पैराफोलिक्यूलर सेल्स इनको बोला जाता है, पैराफोलिक्यूलर सेल्स इनको बोला जाता है। अब अगर मैं बात करूं कि ये वाला जो पार्ट है इसको अगर हम एनलार्ज व्यू देखें, इस थायराइड फॉलिकल्स को अगर हम एनलार्ज करके देखते हैं
तो ये कुछ हमें इस तरह से दिखाई देता है। अगर हम इसको एनलार्ज करके देखते हैं तो ये थायराइड फॉलिकल्स जो है ये अपने को कुछ इस तरह से दिखाई देगा, जिसमें यहाँ पे ये जो लेयर बनती है इसकी, यहाँ पे ये वाली जो लेयर बन रही है इसको ग्लाइकोप्रोटीन बोला जाता है। इसको, ये ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर होती है, ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर होती है, ठीक है, जो एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है, एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है, जो किससे बनी होती है, एपिथेलियल टिश्यू की। और इनके बीच में यहाँ पे क्या होते हैं, आयोडीन के कंटेंट होते हैं। यहाँ पे जो है ये आपके आयोडीन के जो कंटेंट होते हैं ये यहाँ पे होते हैं आयोडीन के कंटेंट। और ये ग्लाइकोप्रोटीन जो है जिसको थायरोग्लोब्युलिन्स भी बोला जाता है, जिनको क्या बोला जाता है, सीक्रेट क्या करते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन को सीक्रेट करते हैं, जिनको थायरोग्लोब्युलिन्स बोला जाता है। और ये जो थायरोग्लोब्युलिन्स है ये क्या कर सकते हैं, जो आयोडीन के आयंस जो होते हैं, जो आयोडाइड आयंस होते हैं, इनको क्या कर सकते हैं, ट्रैप कर सकते हैं। इनको क्या कर सकते हैं, ट्रैप्ड कर सकते हैं। जो आयोडाइड आयंस होते हैं इनको क्या कर सकते हैं, ट्रैप कर सकते हैं। मैं एक बार दोबारा से आपको बता देता हूँ, रिपीट करता हूँ कि इस तरह की शेप होती है आपकी थायराइड ग्लैंड की। अगर शेप की रियल बात की जाए तो बटरफ्लाई शेप मानी जाती है। बटरफ्लाई शेप जो होती है वो थायराइड ग्लैंड की होती है। वेट जो थायराइड ग्लैंड का है वो 30 ग्राम होता है। अगर वेट की बात की जाए तो जो वेट होता है वो कितना होता है, 30 ग्राम। ये वाला जो पार्ट होता है इस थायराइड ग्लैंड के अंदर, इसको बोला जाता है थायराइड फॉलिकल्स। इनको क्या बोला जाता है, थायराइड फॉलिकल्स बोला जाता है। और ये जो बीच में छोटे छोटे आपको दिखाई दे रहे हैं फॉलिकल्स, इनको आप लोग क्या बोलते हो, इनको आप लोग सी सेल्स बोलते हो। इनको आप लोग क्या बोलते हो, सी सेल्स बोलते हो या पैराफॉलिकुलर सेल्स बोलते हो। या इनको सी सेल्स बोला जाता है या पैराफॉलिकुलर सेल्स बोला जाता है। ये जो सी सेल्स हैं इनके बारे में डिस्कस करते हैं कि ये सी सेल्स होते हैं, ये क्या हैं। तो मैं अगर सी सेल्स की बात करूं या पैराफॉलिकुलर सेल्स की बात करूं, इस सी सेल्स की अगर बात की जाए, या इसको पैराफॉलिकुलर सेल्स बोला जाता है, पैराफॉलिकुलर सेल्स। इस पैराफॉलिकुलर सेल्स की अगर बात की जाए तो ये क्या करती हैं, थायरोकैल्सिटोनिन को प्रोड्यूस करती है। ये करती है थायरोकैल्सिटोनिन को प्रोड्यूस। और थायरोकैल्सिटोनिन जो है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या है कि डिक्रीज होता है ब्लड कैल्शियम लेवल को, ब्लड का कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज करता है, ब्लड कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करता है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो सी सेल्स होती हैं या पैराफॉलिकुलर सेल्स होती हैं, उनकी एक प्रॉपर्टी ये होती है कि वो ब्लड कैल्शियम लेवल को डिक्रीज रखती हैं। तो वी कैन से कि ये हाइपोकैल्सीमिक होता है, हाइपोकैल्सीमिक होता है। क्या होता है, हाइपोकैल्सीमिक। अब इसके अगेंस्ट कौन होता है उसकी बात कर लेते हैं। इसके अगेंस्ट जो होती है वो होती है पैराथायरॉयड ग्लैंड। इसके जो अगेंस्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे होती है पैराथायरॉयड ग्लैंड। ये पैराथायरॉयड जो ग्लैंड है, जो हम लोग इसके बाद में पढ़ेंगे, ये जो पैराथायरॉयड जो ग्लैंड है, इस पैराथायरॉयड ग्लैंड में पैराथायरॉयड हार्मोन प्रेजेंट होता है। इसके अंदर क्या होता है,
पैराथायरॉयड हार्मोन, ये सीक्रेट करती है पैराथायरॉयड हार्मोन को। और पैराथायरॉयड जो हार्मोन है जिसको PTH हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, ये पैराथायरॉयड हार्मोन की प्रॉपर्टी होता है कि ये क्या करता है, इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज रखता है, ये ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज रखता है। अब हुआ क्या कि अगर ये ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज रखेगा तो वी कैन से कि इसकी प्रॉपर्टी होती है हाइपर कैल्सिमिक, इसकी प्रॉपर्टी होती है हाइपर कैल्सिमिक। जबकि मैंने क्या बोला था, मैंने आपको बताया कि जो थायराइड ग्लैंड के अंदर सी सेल्स होती हैं या पैराफोलिकुलर सेल्स होती है, वो क्या करती हैं, उनमें एक हार्मोन प्रेजेंट होता है थायरोकैल्सिटोनिन, जो कि ब्लड कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करता है, यानी कि वो हाइपोकैल्सिमिक इन नेचर के अंदर होता है। जबकि इसके अगेंस्ट कौन सा होता है, पैराथायरॉयड ग्लैंड के अंदर पैराथायरॉयड हार्मोन प्रेजेंट होता है। उस हार्मोन की प्रॉपर्टी ये होती है कि ये ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज रखता है, मतलब ये नेचर में कैसा हुआ, हाइपर कैल्सिमिक हुआ। अगर मैं पैराथायरॉयड और थायराइड की बात करूं तो पैराथायरॉयड ग्लैंड हमेशा ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज रखेगी, यानी कि उसमें पैराथायरॉयड हार्मोन होता है वो ब्लड कैल्शियम को इंक्रीज रखेगा, तो वो किसके एंटागोनिस्ट हो जाएगा, थायराइड ग्लैंड के सी सेल्स वाले थायरोकैल्सिटोनिन के। थायरोकैल्सिटोनिन के क्या हो जाएगा, एंटागोनिस्ट हो जाएगा, यानी कि ये एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं, एक का लेवल अप होता है तो दूसरा डाउन हो जाता है। ठीक है, तो जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है इसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अभी हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ थायराइड ग्लैंड के बारे में, अभी हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ थायराइड ग्लैंड के बारे में। तो थायराइड ग्लैंड में जैसा कि हमने ये देख लिया कि थायराइड ग्लैंड जो है वो उसके अंदर क्या होता है कि एपिथेलियल टिश्यू होता है, जो यानी कि क्या करता है, ग्लाइकोप्रोटीन को सीक्रेट करता है, और वो यानी कि क्या करता है, आयोडाइड आयन को क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है। अब अगर थायराइड ग्लैंड की बात की जाए तो इसके अंदर जो हार्मोन होते हैं वो कौन कौन से हार्मोन होते हैं, इसके अंदर जो हार्मोन है एक तो होता है T3 हार्मोन, और एक जो हार्मोन होता है वो होता है T4 हार्मोन। T3 को आप लोग क्या बोलते हो, T3 हार्मोन को आप लोग क्या बोलते हो, ट्राई आयोडो थायरोनिन, ट्राई आयोडो थायरोनिन बोलते हो। इसी तरह अगर T4 की बात की जाए तो T4 को आप लोग बोलते हो टेट्रा आयोडो थायरोनिन, टेट्रा आयोडो थायरोनिन बोलते हो आप लोग। ठीक है, और इसका दूसरा जो नाम होता है वो होता है थायरोक्सिन, इसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है थायरोक्सिन, थायरोक्सिन भी इसी को ही बोला जाता है। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं एक जो हार्मोन और होता है इसके अंदर जिसको बोलते हैं TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब थायराइड स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन है ये बेसिकली कहाँ से कंट्रोल हो रहा है, ये हार्मोन कंट्रोल होता है आपका एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। मैंने आपको प्रीवियस मेरा लेक्चर आप देखना, उसमें आपको पता लग जाएगा कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन बनाती है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी जो ग्लैंड थी वो क्या कर रही थी कि किसको सीक्रेट कर रही थी, TSH को, और TSH बाद में T3 और T4 पे क्या करता है, एक्शन करता है। बेसिकली T3 और T4 पे एक्शन करता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसके ऊपर किसका कंट्रोल होता है,
जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका कंट्रोल होता है, और उस एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर किसका कंट्रोल होता है, उसके ऊपर कंट्रोल होता है हाइपोथैलेमस का। तो मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ कि ये मैकेनिज्म जो होता है ये किस तरह से चलता है। अगर हम इस मैकेनिज्म की बात करें तो ये मैकेनिज्म जो है ये आपको किस तरह से दिखाई देता है। तो सबसे पहले जो हाइपोथैलेमस है, सबसे पहले जो हाइपोथैलेमस है उस हाइपोथैलेमस की प्रॉपर्टी क्या होती है। इस हाइपोथैलेमस की प्रॉपर्टी ये होती है कि ये रिलीजिंग हार्मोन भी रखता है, ये रिलीजिंग हार्मोन की प्रॉपर्टी रखता है, और एज वेल एज ये इनहिबिटरी हार्मोन की प्रॉपर्टी भी रखता है। रिलीजिंग की भी रखेगा और इनहिबिटरी की भी प्रॉपर्टी रखता है। तो ये अगर सपोज दैट आपकी बॉडी के अंदर T3 और T4 का जो लेवल है वो कम हुआ, एक एग्जांपल लेते हैं अपने कि आपकी बॉडी के अंदर नेचुरली T3 T4 का लेवल कम हो गया है। अब आपकी बॉडी क्या करेगी कि जो हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस क्या करेगा, अगर लेवल कम है तो ये रिलीजिंग हार्मोन देगा। रिलीजिंग हार्मोन जो है उसको देगा किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को। कहाँ पे भेजेगा ये, उस पिट्यूटरी ग्लैंड पे भेजेगा। पिट्यूटरी जो ग्लैंड है वहाँ पे कमांड जाएगी। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये क्या करती है, कमांड देती है किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। किसको कमांड देगी ये, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को कमांड देगी, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को कमांड देगी। अब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की तरफ मैसेज सेंड करती है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को एक्टिवेट करती है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH को स्टिमुलेट करती है, यानी कि T3 T4 का लेवल डाउन है तो ये इसको क्या कर देगी, स्टिमुलेट कर देगी। जैसे ही ये इसको स्टिमुलेट करेगी तो ये क्या होगा, यहाँ पे नेचुरली T3 का लेवल इंक्रीज हो जाएगा और T4 का लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा। ये नेचुरली फिनोमिना होता है जब आपकी बॉडी के अंदर T3 T4 का लेवल नेचुरली डाउन हुआ है तो आपका हाइपोथैलेमस क्या करता है, रिलीजिंग हार्मोन की प्रॉपर्टी रखता है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को कमांड देता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड फिर फर्दर किसको कमांड देती है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड फिर किसको एक्टिवेट करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को बढ़ाता है, और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन फिर T3 T4 के लेवल को अप कर देते हैं। ये तो बात हुई जब नेचुरली आपकी बॉडी के अंदर T3 T4 का लेवल डाउन हुआ था। तो अगर नेचुरली आपकी बॉडी के अंदर T3 और T4 का जो लेवल है वो यानी कि अप हो गया, अब नेचुरली अगर T3 T4 अगर आपकी बॉडी में बढ़ गए हैं, इंक्रीज हो गए हैं, तो क्या होगा, अगर नेचुरली ये बढ़ गए हैं तो यानी कि हाइपोथैलेमस के पास प्रॉपर्टी इनहिबिटरी की भी होती है, तो ये क्या करता है, इनहिबिटरी करेगा, जिससे ये थायराइड ग्लैंड को इनहिबिटरी हार्मोन की प्रॉपर्टी देगा। मतलब कि थायराइड T3 T4 के लेवल अगर जो बढ़े हुए हैं नेचुरली उनको सप्रेस करने की कमांड देता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को कमांड देती है, और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसमें इनहिबिटिंग का काम करने स्टार्ट कर देती है। मतलब उस हार्मोन को एक्टिव नहीं होने देती, TSH को कमांड देती है कि इसका लेवल बढ़ा हुआ है, इसको कम करना है, इसको सप्रेस करना है। तो नेचुरली क्या करती है, T3 और जो T4 है इसका लेवल आपका नेचुरली डाउन हो जाता है। ये तो बात हुई कब की, जब आपकी बॉडी में नेचुरली प्रोसेस होता है T3 का और T4 का। मैं बात करूं अगर डिजीज कंडीशन के अंदर, अगर मैं बात करूं थायराइड की डिजीज कंडीशन के अंदर, वहाँ पे ऐसा कंट्रोल नहीं हो पाता है कि नेचुरली T3 T4 जो हैं वो आपके कंट्रोल में आ जाए। वहाँ आपको मेडिकेशन ही लेनी पड़ेगी, जो मेडिकल ट्रीटमेंट होता है वही आपको वहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर मैं बात करूँ इसके डिसऑर्डर की, थायराइड ग्लैंड के अगर डिसऑर्डर की बात की जाए
तो कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं थायराइड ग्लैंड के, उनकी बात कर लेते हैं अपने। तो थायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर जो हैं वो बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, या तो थायराइड ग्लैंड का लेवल अप हुआ होगा या थायराइड का लेवल डाउन हुआ होगा। तो थायराइड ग्लैंड की अगर हम बात करें तो जो थायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर जो हैं उसमें अगर हम देखें तो या तो इसका लेवल जो है थायराइड का वो अप हुआ होगा या इसका लेवल जो है वो डाउन हुआ होगा। अगर लेवल जो है थायराइड ग्लैंड का T3, अगर T3 और T4 का लेवल इंक्रीज है तो यानी कि वी कैन से हाइपरथायरिज्म। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरथायरिज्म, हाइपरथायरिज्म बोलते हैं। और अगर आपकी बॉडी के अंदर T3 और T4 का लेवल अगर आपकी बॉडी में डाउन है, अगर आपकी बॉडी में T3 T4 डिक्रीज है तो जो कंडीशन अराइज होगी उसको हम लोग बोलेंगे हाइपोथायरिज्म, हाइपोथायरिज्म बोल देंगे। तो हाइपर और हाइपो क्या होते हैं, हाइपोथायरिज्म क्या होता है, हाइपरथायरिज्म क्या होता है, इसमें बच्चों को बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। इसमें स्टूडेंट इतने ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, अगर ये एग्ज़ाम के अंदर भी क्वेश्चन आता है कंपटीशन के अंदर कि जो थायराइड है वो हाइपोथायरिज्म के सिम्टम क्या होंगे और हाइपरथायरिज्म के सिम्टम क्या होंगे, तो मैं कुछ सिम्टम आपको बताने वाला हूँ जो पर्टिकुलर हाइपो के अंदर होंगे और जो पर्टिकुलर हाइपर के अंदर होंगे। तो वी कैन से कि अगर हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़े, अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कुछ किस तरह की कंडीशन होती है। अगर मैं हाइपोथायरिज्म की बात करूं, यहाँ पे अगर मैं बात करूं हाइपोथायरिज्म की, अगर हाइपोथायरिज्म की बात की जाए और दूसरी तरफ अगर मैं बात करता हूं हाइपोथायरिज्म, हाइपरथायरिज्म की, तो इनमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या इनके सिम्टम होते हैं जिससे आप पहचान सकते हो कि ये आपका हाइपोथायरिज्म का केस होता है और ये आपका हाइपरथायरिज्म का केस होता है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो सबसे पहले अगर कोई पेशेंट है उसके अंदर अगर थायराइड का लेवल डाउन है तो क्या कंडीशन होगी, उस पेशेंट के अंदर अगर T3 और T4 का लेवल डिक्रीज है, अगर T3 T4 का लेवल डिक्रीज है, यहाँ पे T3 T4 का लेवल इंक्रीज है, तो जो थायराइड का मेन फंक्शन होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो जो थायराइड का मेन फंक्शन होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट, अगर मैं बात करूं यहाँ पे बेसल मेटाबॉलिक रेट की बात की जाए तो जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। किस केस में, हाइपोथायरिज्म के केस में। हाइपोथायरिज्म के केस में क्या होगी, जो आपकी बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो डिक्रीज हो जाएगी, यानी वी कैन से डिक्रीज BMR डिक्रीज हो जाएगा। इस तरफ जो है वो क्या होगा, जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो T3 T4 है उसका लेवल क्या है, इंक्रीज है। अगर T3 T4 का लेवल इंक्रीज है तो वी कैन से जो BMR है वो इंक्रीज होगा। यहाँ पे BMR डिक्रीज होगा, यहाँ पे BMR इंक्रीज होगा। देखो जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होती है वो आपकी बॉडी में आपको एक्टिवनेस में भी हेल्पफुल होती है। अगर आपका BMR डाउन है, BMR का लेवल डिक्रीज है तो आपको आलस ज़्यादा आता है, नींद ज़्यादा आती है। तो दूसरा सिम्टम क्या हो जाएगा आपकी बॉडी के अंदर, आपको इंक्रीज्ड स्लीप होगा, यानी कि नींद ज़्यादा आएगी आपको, इंक्रीज्ड स्लीपनेस, नींद ज़्यादा आएगी। और दूसरी तरफ अगर आपका BMR बढ़ा हुआ है तो आपको नींद नहीं आएगी, आप एक्टिवनेस बॉडी ज़्यादा रहेगी, तो यहाँ पे आपको
इंसोम्निया की कंडीशन देखने को मिलेगी। इंसोम्निया की कंडीशन मतलब डिक्रीज स्लीपनेस, तो आपको यहाँ पे नींद कम आएगी। दूसरा जो थर्ड सिम्टम मेन है कि आपका वेट गेन होता है। अगर आपको हाइपोथायरिज्म का केस है तो आपकी बॉडी के अंदर जो वेट है ये इंक्रीज होगा, यानी वीकेंड से ओबेसिटी बढ़ेगी, यहाँ पे ओबेसिटी बढ़ेगी। दूसरा यहाँ पे क्या होगा, वेट लॉस होगा। इस पेशेंट में क्या होगा, वेट लॉस होगा। ठीक है, यहाँ वेट इंक्रीज होगा, ओबेसिटी भी हो सकता है, यहाँ वेट जो है लॉस होगा। अब फोर्थ सिम्टम क्या है, यहाँ पे लॉस ऑफ एपेटाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लॉस ऑफ एपेटाइट। भूख नहीं लगेगी लेकिन फिर भी वेट गेन हो रहा है। अगर आपको भूख नहीं लग रही है, आप कम खाना खा रहे हो, तो आपका वेट नेचुरली कम होना चाहिए। लेकिन इन थायराइड के केस में क्या होता है कि आपको भूख भी कम लगेगी और आपका वेट भी गेन होगा। सेम फिनोमेना इधर, आपको भूख ज़्यादा लगेगी, यानी कि इंक्रीज्ड एपेटाइट, आपको भूख ज़्यादा लगेगी लेकिन आपका वेट जो है वो आपका लॉस होगा। आप ज़्यादा खाना खाओगे, ज़्यादा कैलोरी इंटेक करोगे, लेकिन उसके बावजूद भी आपका क्या होगा, बॉडी में जो वेट होगा वो डाउन होगा। फिर सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम एक और आएगा, वो ये होगा कि जिनको थायराइड का लेवल कम होता है जिनकी बॉडी में, उनको कोल्ड इंटॉलरेंस हो जाता है। कोल्ड इंटॉलरेंस मतलब इन पेशेंट को ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है, कोल्ड इंटॉलरेंस है, सर्दी सहन नहीं कर पाते हैं। दूसरी तरफ जिन पेशेंट का T3 T4 का लेवल बढ़ा हुआ होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होती है, उन पेशेंट में क्या होता है, हीट इंटॉलरेंस होता है। हीट इंटॉलरेंस होता है मतलब कि इन पेशेंट में गर्मी सहन नहीं होती है, इनको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है और वो उस गर्मी को सहन नहीं कर पाते हैं। फिर नेक्स्ट, अगर कोल्ड इंटॉलरेंस है तो इनकी जो एक्सट्रीमिटी है, इनकी जो एक्सट्रीमिटीज जो होती हैं, हाथ और पैर होते हैं, वो कोल्ड होते हैं और इनको गर्मी लगती है तो इनकी जो एक्सट्रीमिटी होती है वो हॉट होती है। इनकी जो एक्सट्रीमिटीज जो है वो क्या होती है, हॉट होती है। इनकी एक्सट्रीमिटी कोल्ड होती है, इनकी एक्सट्रीमिटी हॉट होती है। क्यों कि इनके हाथ और पैर ठंडे रहते हैं। ठीक है, अगर वो कितना भी ब्लैंकेट वगैरह को कवर अप कर ले अपनी बॉडी को, लेकिन इनके जो हाथ और पैर हैं वो हमेशा ठंडे रहते हैं। क्यों? क्योंकि कोल्ड इंटॉलरेंस हुआ है उनको। उधर हीट इंटॉलरेंस है तो इनके हाथ और पैर जो हैं वो हमेशा हॉट रहते हैं, वो ठंडे नहीं हो पाते। वो भले ही एसी के आगे सो जाएं या आप कूलर वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इनका क्या होता है, इनकी बॉडी में एक्सट्रीमिटी जो होती है वो हमेशा हॉट रहती है। इनको सर्दी ज़्यादा लगती है, यानी कि इनको शिवरिंग ज़्यादा होती है। इन पेशेंट को शिवरिंग ज़्यादा होती है और इन पेशेंट को क्या कह सकते हो कि डायाफोरेसिस ज़्यादा होता है, पसीना ज़्यादा आता है। इन पेशेंट को डायाफोरेसिस ज़्यादा होता है। बस ये जो सबसे कॉमन सिम्टम देखे जाते हैं एक हाइपोथायरिज्म के पेशेंट में और एक हाइपरथायरिज्म के पेशेंट में, ये सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम हैं जो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर हाइपोथायरिज्म हुआ था या
हाइपरथायरिज्म हुआ था। अब अगर आपकी बॉडी के अंदर क्या होता है कि जब थायराइड का लेवल डाउन हो जाता है, हाइपोथायरिज्म हो जाता है, तो आपकी बॉडी के अंदर एक कंडीशन अराइज हो जाती है जिसको आप लोग गोइटर बोलते हो। गोइटर में क्या होता है कि जो आपका ये नेक वाला एरिया होता है, यहाँ पे एक्सेसिव जो स्वेलिंग देखने को मिलती है। गोइटर का पेशेंट होता है, उसके अंदर यहाँ पे एक्सेसिव स्वेलिंग देखने को मिलती है, जिससे उस पेशेंट को बोला जाता है कि आपको टेबल साल्ट जो है वो अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। मीन वो आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर के अंदर आता है। जो गोइटर होता है उसको आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर के अंदर काउंट करते हैं। इसलिए बोला जाता है कि पेशेंट को कि उनको अपनी डाइट के अंदर टेबल साल्ट को ज़्यादा यूज़ करना है, जिसकी वजह से गोइटर जो है वो यानी कि ठीक हो सके। जो आयोडीन युक्त नमक खाते हैं, जो आयोडीन का यूज़ करते हैं अपनी प्रॉपर डाइट में, उनको यानी कि क्या होता है, गोइटर जो है वो नहीं होता है। हम बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट भी देखते हैं टीवीज़ के अंदर, जिनमें ये बताया भी जाता है कि जो आयोडीन युक्त नमक जो है वो अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करना चाहिए। तो वो इसलिए ही होता है कि वो आपके गोइटर को ठीक कर सकते हैं, या गोइटर आपको होता नहीं है। अगर आप अपनी डाइट में उनको यूज़ करते हैं तो आपको कभी गोइटर नहीं होता है। दूसरी बात, जो बच्चे हैं उनके अंदर क्या हो सकता है अगर थायराइड का लेवल डाउन है। ये फीमेल के अंदर सिम्टम होते हैं कि फीमेल में इम्बैलेंस कर सकता है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम होता है जो दोनों में देखने को मिलता है, मैचुरेशन अबनॉर्मलिटी। फीमेल के अंदर मैचुरेशन साइकिल को इम्बैलेंस भी करता है कौन, थायराइड। तो सबसे ज़्यादा फीमेल के अंदर ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और इसका रिस्क फैक्टर क्या माना जाता है, या तो हाइपोथायरिज्म का केस हो या हाइपरथायरिज्म का केस हो। उस फीमेल के अंदर क्या देखने को मिलेगा, उस फीमेल के अंदर जो है वो प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे, यानी इनफर्टिलिटी के केस मिलेंगे। यानी कि जो फीमेल है वो कंसीव नहीं कर पाती है थायराइड की प्रॉब्लम की वजह से। आजकल ये प्रॉब्लम जो है वो कॉमन हो चुकी है। जितने भी प्रेग्नेंट फीमेल जब एंटीनेटल विजिट में जाते हैं तो अप्रोक्सीमेट 80 से 85% फीमेल के अंदर क्या देखने को मिल जाता है, थायराइड की प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। तो ये था आपका थायराइड ग्लैंड के बारे में, ठीक है। ये था आपका थायराइड ग्लैंड के बारे में। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो मैं लेक्चर को कंपाइल करने से पहले आपको एक न्यूज़ दे देता हूँ कि अगर आपको ये क्लासेज अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन का जो बटन है उसको प्रेस कर सकते हैं, जिससे जो भी फर्दर वीडियोस आते हैं उनका अलर्ट आपको मिल सके। नोटिफिकेशन आपके पास आते रहेंगे, जिससे आप वीडियोस को देखेंगे और आप इन वीडियो को लाइक करें। जो आपके कमेंट हैं, वैल्यूएबल कमेंट हैं, उनको प्रेस करें और उसके साथ में आप इसको शेयर भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये जो क्लासेज हैं इनका अगर आपको डिटेल व्यू देखना है, अगर आप इन क्लासेज को डिटेल में देखना चाहते हैं तो हमारा ऑफलाइन जो कोचिंग का जो बैच है स्पेशल CHO के लिए, PGI चंडीगढ़ के लिए, RPSC नर्स ग्रेड 2 के लिए और नॉर्सेट एम्स के लिए स्टार्ट हो चुका है। आप अगर इनको कंटिन्यूसली डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप जो दिए हुए नंबर हैं उन पे यानी कि आप कांटेक्ट कर सकते हैं और जो हमारा बैच है, ऑफलाइन बैच है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।